बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 21 और 22 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी और आप चीज़ों को एक ही जगह पर सम्मिलित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ था और यहाँ से संबंधित सारी जानकारी को हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया था। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको पुनः बता दूँ। अभी हाल ही में जो चौथा संस्करण आयोजित हुआ ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये हरियाणा की मेजबानी में आयोजित हुआ है। और इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा राज्य। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हरियाणा ने कितना पदक अपने नाम किया है। तो पहले स्थान पर हरियाणा था और हरियाणा ने कुल मिलाकर 137 पदक अपने नाम किया है। और इन 137 पदकों में से अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो 12 गोल्ड थे, 12 नहीं बल्कि 52 गोल्ड थे। और वहीं पे अगर हम बात करें सिल्वर की तो 39 सिल्वर और वहीं पे ब्रॉन्ज की बात करें तो कुल मिला के 40। तो कुल अगर हम बात करें तो 137 पदकों के साथ हरियाणा इस पदक तालिका में प्रथम स्थान पर था। वहीं पे बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। महाराष्ट्र कुल मिला के 125 पदक अपने नाम किया था। और 125 पदकों में बात करें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 ब्रॉन्ज, ये कुल मिला के 125। और वहीं पे तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर था कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक कुल मिला के 67 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर था। अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता में हम बिहार की बात करें, बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम इस प्रतियोगिता को देखें तो बिहार ने कुल मिला के 2 पदक अपने नाम किया। और 2 पदकों के साथ बिहार का जो स्थान था पदक तालिका में, आपको ध्यान रखना है बिहार 28वें स्थान पर था। 2 पदकों के साथ बिहार 28वें स्थान पर था। और इन 2 पदकों में से एक था सिल्वर तो नहीं था, बिल्कुल सिल्वर नहीं था, एक था गोल्ड और एक था ब्रॉन्ज। सिल्वर कोई पदक यहाँ पर बिहार ने अपने नाम नहीं किया था। 2 पदकों के साथ जिनमें एक गोल्ड था और दूसरा था ब्रॉन्ज, तो 28वें स्थान पर बिहार था। अब यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात आई है तो कुछ चीजें और भी जानिए आप कि इस चौथे संस्करण से पहले जो 3 संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजित हुआ, ये कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऐसे में एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो संबंधित जानकारी याद रखिए कि जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था ये वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। वहीं पे दूसरे संस्करण की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में 2019 में आयोजित हुआ। और साथ साथ जो तीसरा संस्करण था ये 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। और अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था जो कि हरियाणा की मेजबानी में आयोजित हुआ था। तो चारों को यहाँ से आपको इसी प्रकार से चेन बना के याद रखना है, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखेंगे और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। हम यहाँ पे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि जनवरी से मई 2022 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, जिसमें हमने सारे संबंधित तथ्यों को विस्तृत तौर पर आपके साथ साझा किया है। इस वीडियो को आप बीपीएससी मेकर चैनल पर यानी कि यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना है वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और रही बात हमारे सारे स्टडी मटेरियल की, तो हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल या फिर जितने भी हमारे नोट्स होते हैं ये सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है। तो इस ऐप को भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। एक्चुअली में यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया था किस राज्य सरकार ने। एक्चुअली में यहाँ पर हम देखें तो विकल्प में राज्य का नाम होना चाहिए था। प्रश्न के विकल्प में टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आप लोग सुधार कीजिएगा। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा बिहार। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में संबंधित जानकारी आपको दे दूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। तो दशकों पुराने पेड़ पर्यावरण संरक्षण में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये ज़्यादा ऑक्सीजन तो देते ही हैं और साथ ही साथ इनका जैव विविधता के संरक्षण में काफ़ी अहम योगदान होता है। अब तक बिहार के इतिहास में
ऐसी पहल कभी नहीं किया गया। ऐसी जो पहल हुई है, हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया गया, ये डेटा संरक्षित रखा जाएगा। तो ऐसे में इस पहल को हम देखें तो बिहार के इतिहास में ऐसी पहली बार ऐसी पहल की गई। हो सकता है कि बिहार के अलावे अन्य राज्यों में या फिर अन्य क्षेत्रों में ऐसी पहल हुई होगी। एक्चुअली में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार के दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को देखें तो ये पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्षों के दृष्टिकोण से जो पुराने वृक्ष हैं, जो विरासत की सूची में आते हैं, ऐसे वृक्षों के लिए एक सम्मान की बात है। और इसके तहत जो चीज़ें होंगी वो आपको याद रखना है। इसके तहत हम बात करें तो पहली बार बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री का डेटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है, जिसके तहत बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया गया। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। और यहाँ पे बात करें इस ऐप के लोकार्पण की तो 22 मई 2022 को संजय गांधी जैविक उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किया गया था 22 मई 2022 को, यानी कि पिछले महीने में इसका लोकार्पण किया गया था संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अब यहाँ पे बात करें संजय गांधी जैविक उद्यान की बात आई है तो आपको एक पॉइंट बता दूं, हालांकि आप लोगों को पता होगा लेकिन पुनः सुन लीजिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जैसे कि हम लोग पटना जू के नाम से जानते हैं, ये बिहार का पहला जू है। दूसरा जू की बात करें तो दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण बिहार के रानीगंज में हो रहा है। और ये रानीगंज कहाँ है तो ये बिहार के अररिया जिले में पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है, कुल मिलाकर 89 एकड़ भूमि पे। और वहीं पे अररिया की बात यह है तो बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जा रहा है अररिया के औराई हिंगना में। औराई हिंगना की बात करें तो प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का यहाँ पर जन्म हुआ था और इसी स्थान पर बिहार का पहला मंकी पार्क खोला जाएगा। अररिया की बात आई है तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क बिहार के अररिया जिले के कुशियार गांव में है। और भी कई सारी जानकारी हमने आपको समय समय पर दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा भी हाल ही में कांवड़िया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जो कि सावन के महीने में जो श्रद्धालुगण देवघर जाते हैं तो उन्हीं के लिए ऐप को लॉन्च करने की घोषणा हुई है। एप्लीकेशन का नाम होगा कांवड़िया ऐप। अब यहाँ पर आपको संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दे दूं कि हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर आने जाने वाले भक्तों के लिए, यहाँ पर वाले शब्द छूट गया, तो आने जाने वाले भक्तों के लिए कांवड़िया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। एक्चुअली में यहाँ पर एक कंडीशन याद रखिएगा, हालांकि बांका जिला प्रशासन व बिहार पर्यटन विभाग मिलकर यह ऐप लॉन्च करेगा। दोनों के संयुक्त मतलब कर सकते हैं रूप से संयुक्त प्रयास से इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। और इस ऐप के माध्यम से धर्मशाला, पेयजल, स्नानागार, शौचालय, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, कंट्रोल रूम, पुलिस कैंप, मेडिकल कैंप सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध होगी। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा, जिस वजह से अभी हाल ही में इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और 5 जुलाई 2022 को इस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा हुई है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा तो कांवड़िया ऐप होगा। और इसे किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, ये संबंधित तथ्य आपको याद रखना है। अगला होगा हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता कौन बनी है। तो हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता बनी है सरगम कौशल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर सरगम कौशल को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में की गई थी। और यहाँ पर इसमें 51 प्रतिभागियों की रेस में सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता चुनी गई। अब वे मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। 51 प्रतिभागियों के रेस में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इनका नाम है सरगम कौशल। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि हालांकि प्रतियोगिता में उसके बाद यानी कि दूसरे स्थान पर श्रीमती जूही व्यास और श्रीमती चाहत दलाल रही। यानी कि पहली उपविजेता और दूसरी उपविजेता की बात करें तो क्रमशः श्रीमती जूही व्यास और श्रीमती चाहत दलाल प्रथम व द्वितीय स्थान पर उपविजेता की श्रेणी में रही, जबकि विजेता की बात करें तो सरगम कौशल विजेता रही। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारत और जापान ने कहाँ पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संबंधित जानकारी यहाँ से विस्तार से आप लोगों को याद रखना है। आपको बता दूं कि भारत और जापान ने संयुक्त रूप से 16 जून 2022 को नई दिल्ली में पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित किया है। कहाँ पर आयोजित हुआ तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और ये भारत और जापान के मध्य ये पहली वित्त वार्ता है। 16 जून 2022 को आयोजित हुआ है। इसका आयोजन मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय डिजिटलाइजेशन पर दोनों देशों के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में
इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर आगे हमने ये लिखा कि वित्त मंत्रालय में सचिव अजय सेठ और जापान के उनके समकक्ष मसातो कांडा ने संवाद का नेतृत्व किया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी था कि इस संवाद का जो अगला वार्ता होगा, अगला जो संस्करण होगा, ये टोक्यो में आयोजित होगा। टोक्यो में यहाँ पर कह सकते हैं ये दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न, लेकिन इससे पहले ये भी ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। पहली जो वित्त वार्ता आयोजित हुई है भारत और जापान के मध्य आयोजित हुई। अगला होगा यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अर्थात GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। इस प्रश्न को भी आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा केरल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे हमने प्रश्न में आपसे पूछा था एशिया में, एशिया की बात करें तो एशिया में केरल पहले स्थान पर है। वहीं पे अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो वैश्विक रैंकिंग में केरल को 4था स्थान दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैश्विक रैंकिंग के दृष्टिकोण से देखें तो केरल 4थे स्थान पर है, एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहले स्थान पर है। जबकि 2020 में प्रकाशित पहले GSER अर्थात ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया भर में 20वां स्थान मिला था। तो ये भी नोट करने लायक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डेटा बारे संबंधित तथ्य होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में एन्नम एजुथम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। एन्नम एजुथम योजना की शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु में की गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो संबंधित योजनाएं होती है, जो संबंधित उत्सव होते हैं, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न पत्र में आप लोग देखते होंगे इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। अब ये योजना क्या है, इसके तहत क्या चीजें होंगी वो हम लोग जानेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एन्नम एजुथम योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के तहत हम बात करें तो शिक्षा विभाग कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को सीखने के अंतराल को आकलन करने और इसे समझने के लिए कार्य पुस्तिकाएं वितरित करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये शिक्षा पर केंद्रित होगा। और यहाँ पर इस योजना के तहत कक्षा 1 से 3 कक्षा तक के छात्रों को सीखने के अंतराल को आकलन करने और साथ ही साथ उनके कार्य क्षमता को समझने के लिए कार्य पुस्तिका वितरित करेगा। ऐसी एक योजना है जो कि तमिलनाडु सरकार की ये योजना है। और इसका नाम क्या है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। एन्नम एजुथम इस योजना का नाम है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी मदद अगर हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। जो लोग नए छात्र यहाँ पर चैनल पर विजिट करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय भाला फेंक एथलीट ने फिनलैंड के कुवरथाने खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। तो राइट आंसर है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कुवरथाने खेलों में 86.69 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। इनका जो स्कोर रहा यहाँ पर, ये फिनलैंड में 86.69 मीटर का बेस्ट थ्रो रहा, जिसके माध्यम से यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं पे हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो यहाँ से संबंधित चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा का यह दूसरा टूर्नामेंट था। वह टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये आपको यहाँ पर जानना है। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत स्पर्धा की, तो अभिनव बिंद्रा के बाद इन्होंने कह सकते हैं ये दूसरे स्थान पर है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया ओलंपिक खेलों में। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंका था। आपको ध्यान रखना, आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं 8758, अर्थात 87.58 मीटर भाला फेंक करके इन्होंने टोक्यो 2020 जो वर्ष 2021 में आयोजित हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और इनके सम्मान में अभी हाल ही में पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके सम्मान में पुणे में जो कर सकते हैं, पुणे कैंट में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, इसका नाम रखा गया है इनके सम्मान में, नीरज चोपड़ा के सम्मान में। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजिंग चीन में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाएगा। आपको जानना है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जाएगा और ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता इस समय चीन के पास है। तो ऐसे में यहाँ पर चीन वर्चुअल माध्यम में आयोजित इस 14वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इससे कह सकते हैं सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, अर्थात यहाँ इसकी प्रतिनिधित्व करेंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन होगा ये बीजिंग में आयोजित होगा। हालांकि 13वें संस्करण की बात करें तो इसका जो 13वां संस्करण था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, ये भारत ने इसकी मेजबानी की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 13वां संस्करण जो पिछला संस्करण था भारत की मेजबानी में ये आयोजित हुआ था। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट डेब्यू में सर्वोच्च स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह के भी क्रिकेट वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यह रिकॉर्ड 25 वर्षों के बाद लगभग टूटा है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेफाली वर्मा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूँ विस्तार पूर्वक कि हाल ही में शेफाली वर्मा ने टेस्ट डेब्यू में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल यहाँ पर ध्यान रखिए कि शेफाली वर्मा ने ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 96 रन बनाए। हालांकि वे शतक बनाने से चूक गई और इन्होंने 96 रनों की पारी खेली और उन्होंने चंद्रकांता कोहली का रिकॉर्ड जो कि 1995 में आज से लगभग 25 वर्ष पहले बना था, इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया और अपने डेब्यू में उस समय चंद्रकांता कोहली ने कुल मिलाकर 75 रन बनाया था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि लगभग 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है और यहाँ पर जो कह सकते हैं शेफाली वर्मा ने अपना नया रिकॉर्ड स्थापित किया। ये 96 रन है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेब्यू मैच की। तो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू मैच में अभी तक महिला श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्कोर में 96 रन बनाया है शेफाली वर्मा ने। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वे टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ से कई सारी चीजें आपको याद रखना है। आपको जानकारी दे दूं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 135वां जो कि 163 देशों की सूची में आपको ध्यान रखना दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। जबकि हम बात करें पूरे विश्व की जो जितने देशों के मध्य ये डेटा जारी हुआ कुल मिलाकर 163 देश थे, तो सभी की बात करें तो ओवरऑल भारत को जो स्थान मिला 135वां स्थान मिला। वहीं पे दक्षिण एशिया क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण एशिया क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखने पर यह अपना भारत 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। हमने आगे ये लिखा कि विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, जबकि वहीं पर उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में किन चीज़ों का आकलन किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण सहित 23 मानदंडों को आधार माना जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 23 मानदंडों के आधार पर ही ये वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। अब यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स अगर हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो मैप के माध्यम से देखने के बाद कुछ चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर बड़े वाले इमेज में देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप नज़र डालिए इस वाले इमेज पर। यहाँ पर एक साइन आपको दिया गया है जो डीप ब्लू वाला कलर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डीप ब्लू वाला क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र को रखा गया वेरी हाई, अर्थात यहाँ पर जो ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक है ये सबसे ऊपर है, यानी कि शीर्ष राज्यों की श्रेणी में ये सारे स्थान है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पिंक कलर की, तो पिंक कलर में भारत आता है, अपना भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की स्थिति को। तो पिंक वाले जितने भी ये सब क्षेत्र हैं ये सभी के सभी लो जोन में आते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक जो जारी हुआ है इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो ये सबसे निचले पायदान पर है, निचले पायदान से थोड़ा सा ऊपर है। जबकि अगर हम सबसे निचले पायदान की बात करें तो ये सब हैं जो कि लाल कलर से यहाँ पर दर्शाया गया ये वाला क्षेत्र। जबकि व्हाइट कलर की बात करें तो ये सारे इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि इस सूचकांक में इन सारे देशों को शामिल नहीं किया गया था। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस दक्षिण एशियाई एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। तो IGI एयरपोर्ट को भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। IGI एयरपोर्ट कहने का मतलब यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कुछ चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थात IGI को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है।
यह लगातार चौथा वर्ष है जब स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में IGI को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार दिया गया है। हालांकि दुनिया के शीर्ष 50 एयरपोर्ट में IGI का जो स्थान है ये 37वां है। ये ध्यान रखिएगा, विश्व की अगर हम बात करें 50 टॉप एयरपोर्ट की जो शीर्ष स्थान पर है, तो इसमें IGI का जो स्थान है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्थान है ये 37वां है। पिछले वर्ष इस सूची की बात करें तो पिछले वर्ष इस सूची में IGI एयरपोर्ट 45वें स्थान पर था। इन सब के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया कि साथ ही IGI एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट भी घोषित किया गया। इसी रिपोर्ट में ये बातें कही गई थी। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। कंडीशन आपको याद रखना है, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ साफ सुथरा एयरपोर्ट जो घोषित किया गया ये IGI एयरपोर्ट को घोषित किया गया, और यहाँ पर इसका स्थान क्या रहा, तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विश्व के 50 एयरपोर्ट की सूची में 37वें स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर दक्षिण एशिया में रहा है IGI एयरपोर्ट। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नोट करना है। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि मुंबई हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है। आपको ध्यान रखना, यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। ये तमाम चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। एक जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दे दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए 67वें बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, और इसका आपको PDF फाइल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चीज़ों को आप एक ही जगह प्राप्त कर पाएंगे, और यहाँ से अपनी तैयारी का सही तरीके से आप आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की भी है। और इस कोर्स के तहत जो आपको चीज़ें मिलेगी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स के तहत बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। ये बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल है जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आज का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का इस PDF को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। वर्ष 2021 का ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिक अंक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।